So today we will start discussing about acid, bases and salt. We will revise this. हमने ये चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का जब आप रिवीजन करोगे तो आपको ब्रॉडली 3 बातें ध्यान रखनी है. एक तो एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हाँ, कि वो फिज़िकली किस तरह का बिहेव करते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या है, एक बात. दूसरी बात उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें एसिड्स किस तरह से सब अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्ट करते हैं, और बेसिस के भी कुछ एक केमिकल रिएक्शंस हमने देखने हैं. उसके बाद बात होती है सॉल्ट्स की. तो सॉल्ट्स जो हैं उनकी 6 डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है, सिर्फ उनको हमको फोकस करना है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस हम इंडिकेटर्स के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि अलग से इंडिकेटर्स के बारे में भी किस तरह से एसिड्स और बेसिस इंडिकेटर्स के साथ में बिहेव करते हैं. तो इंडिकेटर्स में आपके जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो सब आ ही जाते हैं. उसके अलावा आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच स्केल वाले क्वेश्चंस भी इसका पार्ट होते हैं. तो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है ये. सबसे पहले हम इंडिकेटर से ही बात शुरू करते थे. तो मैं आपको याद दिला दूं कि इंडिकेटर्स में हमने जब नेचुरल इंडिकेटर मतलब विच गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम नेचर, उनकी बात करी तो हमने क्या क्या बात की. हमने बात की लिटमस, हाँ, जो नेचुरल इंडिकेटर है. उसके अलावा टर्मरिक, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. नेचुरल जो कि नेचर से मिले, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है. उसके अलावा आपके हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया टाइप की जो पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स होते हैं वो भी, चाइना रोज़ भी, इस तरह के और नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं. लिटमस कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है? उसका ओरिजिन है लाइकेन. कहाँ से आया? लाइकेन से आया. लाइकेन क्या है? अब हमारी बुक में लिखा हुआ है कि ये थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट है, जबकि ये बात गलत है ना. एक्चुअली आधी बात सही है. लाइकेन इज़ अ सिम्बायोटिक बेसिकली क्या सिम्बायोसिस आप समझते हो, जो न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें दोनों को न्यूट्रिशन के लिए म्यूचुअल बेनिफिट होता है. हमने कहा कि लाइकेंस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिम्बायोसिस. सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन है बिटवीन एल्गी एंड फंगस. तो एल्गी और फंगाई का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसमें दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होता है, दोनों साथ साथ रहते हैं. लाइकेन इज़ दैट कॉम्बिनेशन. इसमें एल्गी थैलोफाइटा का पार्ट है, लेकिन फंगस जो है वो फंगस है. दैट इज़ नॉट अ प्लांट. एल्गी इज़ अ प्लांट. तो लाइकेन इज़ नॉट अ प्लांट जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है. लाइकेन जो है वो प्लांट और एल्गी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं. सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को. इस लाइकेन को क्रश करके इसका एक्सट्रैक्ट निकाल देंगे तो उस एक्सट्रैक्ट को हम लिटमस बोलते हैं. और इस सॉल्यूशन की फॉर्म में जब ये होता है, समझो आपने एक्सट्रैक्ट निकाल दिया मतलब जूस निकाल दिया उसका, तो उसका न्यूट्रल कलर इज पर्पल. न्यूट्रल कलर मतलब व्हेन द इंडिकेटर इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एसिड और अ बेस. क्योंकि इंडिकेटर्स हैं क्या बेसिकली, व्हेन यू डिफाइन इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स आर द substances which change their colors or which change their physical properties when they come in direct contact with either acids or bases. तो एसिड बेसिस की कांटेक्ट में आने से पहले इसका कलर जो होता है उसको न्यूट्रल कलर बोलते हैं. ये जो इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे हैं, ये उन नेचुरल इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं इन कांटेक्ट विद एसिड्स और बेसिस. तो हम इनको कलर इंडिकेटर्स बोलते हैं. ये इसका पर्पल न्यूट्रल कलर है, जो एसिड के साथ में जब ये कांटेक्ट में आता है तो रेड हो जाता है, और जब ये बेस के साथ में आता है तो ये ब्लू हो जाता है. बेसिस
पर्पल कलर के लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देते हैं। लिटमस को हमने कन्वीनियंस के लिए पेपर बना दिया है, तो ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, बेसिस पर इनका कोई असर नहीं पड़ता, यानी बेसिस डोंट चेंज, बेसिस का इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहता है। और जो रेड लिटमस पेपर है वो एसिड का कोई असर उस पर नहीं होता, लेकिन ब्लू जो बेस होता है वो इसको रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। टर्मरिक येलो कलर का सब्सटेंस है, हमारे किचन में मिल जाता है। एसिड के साथ में इसका कोई इंटरेक्शन पता नहीं चलता, लेकिन बेसिस के साथ में ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। रेडिश ब्राउन। ये नेचुरल है। सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो सिंथेटिक में वेरी इम्पॉर्टेंट फिनोल्फ्थेलिन, जो कि कलरलेस होता है, एसिड के साथ में कोई इंटरेक्शन उसकी नहीं विजिबल है, बेस के साथ में वो लाइट पिंक हो जाता है। और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज होता है, जो कि लिटमस के साथ में मतलब जो लिटमस बोल रहा हूँ मैं, जो कि एसिड के साथ में रेड हो जाता है, जबकि बेस के साथ में येलो हो जाता है। हाँ, तो दीज आर द चेंजेस, दीज आर द फ्यू कलर इंडिकेटर्स। कलर के अलावा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से हैं? जो अपनी स्मेल चेंज कर दें विद द व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एसिड्स और बेसिस, वो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं। तो कलर इंडिकेटर्स 3 तरह के हैं। एक तो वनीला है, वनीला एक फ्लावर होते हैं, उनका एक्सट्रैक्ट वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, वो इंडिकेटर है। उसकी एक स्वीट स्मेल होती है अपनी, और उसके अलावा क्लोव ऑयल है, उसकी भी अपनी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। और अनियन एक्सट्रैक्ट तो है ही, आपको पता ही है उसकी स्मेल कैसी होती है। तो व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एसिड्स, इन तीनों की स्मेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं तो इन सब की जो स्मेल है, जो कि इनका ओडर है, वो गायब हो जाता है। इसका मतलब दे इंटरैक्ट विद बेसिस ओनली। इसीलिए हमारे जो जितने भी हमारे माउथ फ्रेशनर्स होते हैं, उन माउथ फ्रेशनर्स जो कि मतलब लिक्विड माउथ फ्रेशनर्स होते हैं, उनको उनमें बेसिस डाले जाते हैं, जिससे कि वो स्मेल को गायब कर दें। किसी भी तरह की अलग अलग फूड में इस तरह की चीज़ें होती हैं, अनियन तो खास करके होता ही है, तो उनकी स्मेल को बेसिस ही कैपेबल हैं गायब करवाने के लिए। ठीक, तो ये तो बात हो गई कि इंडिकेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। एसिड्स और बेसिस हैं क्या? अगर हम एसिड बेसिस की बात करें, व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस? हम कहते हैं एसिड्स एंड बेसिस आर कंपाउंड्स, दे आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मतलब
अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के केमिकली कंबाइन होने से बना हुआ सब्सटेंस इज कंपाउंड. The compounds are pure substances which are made up of only one type of molecules, but the molecules are made with the combination of various types of atoms. तो ये एटम्स कंबाइन होकर के कंपाउंड्स जब बनाएंगे तो हमें एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स मिलते हैं. जो हमारे एसिड्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. क्या है एसिड्स? एसिड्स को हम डिफाइन करते हैं कि दे आर द कंपाउंड्स. कंपाउंड है सब, तो एसिड्स के बारे में भी यही बोलेंगे. दे आर द कंपाउंड्स विच हैव द टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयंस इनसाइड देयर एक्वस सॉल्यूशंस. मतलब कि उनको उनके सॉल्यूशन में जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयंस या H++OH2O का पार्ट उसको वाटर में जब मिलाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन बनता है H3O+. तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन पर ही बेस्ड है एसिड्स की प्रॉपर्टीज़. हम कहते हैं कि जो एसिड्स हैं दे आर करोजिव इन नेचर. हाँ, करोजिव आप समझते ही हो. व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑर्गेनिक सरफेस ये उसको करोड कर देते हैं. हाँ, इनफैक्ट कई सरफेसेस पर इनका असर पड़ सकता है. ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर स्ट्रेंथ. So they are corrosive in nature. They turn blue litmus to red. हाँ, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं. और भी दूसरे इंडिकेटर्स के साथ में इनका इंट्रैक्शन हमें पता है, खास करके मिथाइल ऑरेंज के साथ में, जिसे ये रेड कर देते हैं. जिसे बेस तो येलो करते हैं और ये एसिड्स रेड कर देते हैं. तो दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड्स आर सार इन टेस्ट. खट्टे होते हैं. अगर हम इन्हें टेस्ट करें, जो कुछ एडिबल एसिड्स भी होते हैं उनको टेस्ट किया जा सकता है. दे आर सार इन टेस्ट. दे आर गुड कंडक्टर्स. ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Why they are good conductors of electricity? Because acids tend to get ionized. Acids जब aqueous solution में जाते हैं तो ions बना लेते हैं, और ions जहाँ पे होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा. They are soluble in water. In all proportions. वाटर में सॉल्युबल है ऑल प्रोपोर्शंस में, मतलब कि चाहे आप उनको कितने भी कम पानी में डालें वो वाटर के साथ अपना सॉल्युबिलिटी शो करेंगे ही करेंगे. ये 5 प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की हैं. तो हमने कहा कि एसिड्स आर द कंपाउंड्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, to release hydrogen ions, H+ ion, in their aqueous solutions. तो जब H+ आयन के साथ में एसिड डिज़ोल्व होगा, मतलब वाटर के साथ एसिड डिज़ोल्व होगा, तो H++
H2O जो होता है वो इस तरह से कंबाइन होकर के H3O प्लस आयन बनाते हैं जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। दिस हाइड्रोनियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। कोई एसिड अगर करोजिव है तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन की वजह से है। कोई एसिड अपनी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी छोटी से छोटी दिखा रहा है कि वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, वो भी एसिड की प्रॉपर्टी है। तो अगर वो ऐसा भी कर रहा है तो इसकी वजह से कर रहा है, अगर ये नहीं होगा तो वो ब्लू लिटमस को रेड भी नहीं कर पाएगा। ऐसा हमने एक इलस्ट्रेशन से सीखा था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने कहा था कि एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम क्लोराइड डाल दिया यहाँ पे NaCl, और यहाँ पे एक थिसल फनल डाला है और उस थिसल फनल में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया इस तरह से। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। तो NaCl और H2SO4 के बीच में रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी? सोडियम क्लोराइड reacts with sulfuric acid to form a salt, sodium sulfate, and a gas HCl is evolved। ठीक है, इस HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को, ये क्योंकि अब ये गैस इवॉल्व होगी यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो हम एक डिलीवरी ट्यूब निकालते हैं कुछ इस तरह से कि जो गैस निकले वो बाहर जाने से पहले एक ड्राइंग एजेंट में से होकर के निकले। इसके अंदर हमने रख दिया है ड्राई करने वाला ड्राइंग एजेंट। यानी अगर इसमें कुछ मॉइस्चर हो तो उस मॉइस्चर को यहाँ पर ड्राइंग एजेंट रखा है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कैल्शियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से जो गैस निकल के जो बाहर जा रही है वो जब यहाँ पहुँचेगी तो ड्राई हो जाएगी। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है तो वो गायब हो जाएगा। और अब ये ड्राई HCl के सामने आप एक ब्लू लिटमस पेपर रखोगे तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। और जैसे ही इस ब्लू लिटमस पेपर को आप पानी में डुबा करके इस इवॉल्विंग गैस के साथ एक्सपोज करते हो, इसका कलर रेड हो जाएगा। इसका मतलब HCl has behaved like an acid only when there was some water, only in presence of water it could do that। हाँ, केवल वाटर की प्रेजेंस में ही लिटमस अपना जो HCl था वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ दिखा पाया और लिटमस का कलर चेंज कर पाया। दिस शोज़ दैट, हमारा ये ऑब्जर्वेशन के साथ में कंक्लूजन क्या है कि एन एसिड शोज़ इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज़ only in presence of water, number 1, and number 2, H3O plus ions या हाइड्रोनियम आयंस या H plus ions, हाइड्रोजन आयंस are necessary for any acid to show its acidic properties। हम दूसरे वर्ड्स में ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर किसी एसिड को अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ कोई सी भी शो करनी है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ H plus आयन कंसनट्रेशन की वजह से ही होती है। हाँ, जब हम H प्लस आयन बोलते हैं या जब हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है ना। ये H प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोनियम। ठीक है, तो हम हाइड्रोनियम आयन ना बोल के केवल H प्लस या हाइड्रोजन आयन बोलते हैं तो भी वो गलत नहीं है, क्योंकि जितना
H प्लस आयन होता है उतना ही हाइड्रोनियम आयन बनता है, और हाइड्रोनियम आयन H प्लस आयन के आने की वजह से ही बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एसिड्स के कंटेक्स्ट में एक ही बात है, और हम कह रहे हैं कि ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर acids show their acidic properties. In other words, we can also say that acids show their acidic properties only in presence of water. फिर हमने कहा कि जो acids हैं they are good conductors of electricity, they are soluble in water in all proportions. Acids हमेशा ही good conductors of electricity होते हैं, because they have the tendency to get आयनाइज्ड। पता है ना आपको आयन क्या होता है? जब किसी एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन एक या दो या तीन निकल जाए बाहर, या किसी एटम में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए जाएं, तो वो एटम अब न्यूट्रल पार्टिकल नहीं रहता, अब वो चार्ज पार्टिकल हो जाता है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको हम आयन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाला आयन कैटायन, कैट आयन, हाँ, क्योंकि ये कैथोड की तरफ जाता है। एनायन नेगेटिव चार्ज वाला, क्योंकि ये एनोड की तरफ जाता है जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो कैटायन, और जो कैटायन यहाँ पे बन रहा है, हम बात कर रहे हैं कि कोई भी एसिड हो तो हम कह सकते हैं कि H प्लस या H3O प्लस, और एनायन कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है तो SO4-2 है, हाँ, कार्बोनिक एसिड है तो CO3-2 है। ये सब पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं ये दोनों, और क्लोराइड आयन है, क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से बनता है। ये जो एनायन होते हैं, कैटायन, एनायन, ये अलग अलग हो जाते हैं इन एन एसिडिक सॉल्यूशन, तो दिस सॉल्यूशन बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, जब हम ये इसकी बात करते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो एक एक्सपेरिमेंट दिया जाता है आपके बुक में। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें हम ये शो करते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें दिख नहीं रहा है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड, इथेनॉल, और इथेनॉल इज इथाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसमें है नहीं, दिख नहीं रहा, इसमें शायद लेटेस्ट वर्जन में उसको हटा दिया है मे बी, मतलब कि वो डायग्राम हटा दिया है। एक्सपेरिमेंट तो हम बता देंगे कि 3 कंटेनर्स हैं, 3 वोल्टामीटर हैं आप कह लें, उन तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, एक में सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है, एक में ये आपका ग्लूकोज का सॉल्यूशन भरा हुआ है, और एक में हमारा इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल भरा हुआ है। तो इथाइल अल्कोहल जो है वो उसके सॉल्यूशन में आयनाइजेशन नहीं होता, आयंस नहीं होते, हाँ। इसी तरह से अगर आप डिस्टिल्ड वाटर देखो, उसमें भी आयंस नहीं होते। डिस्टिल्ड वाटर मतलब एब्सोल्युटली प्योर वाटर। इथेनॉल हो या ग्लूकोज का सॉल्यूशन हो, कहीं भी आयनाइजेशन नहीं होता, लेकिन एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड, उसके केस में आयनाइजेशन हो जाएगा, हाँ। एसिडिक प्रॉपर्टी सभी शो करता है वो जब आयंस फ्री हो, और जब आयंस फ्री हो जाएंगे, हाँ, जब वो हम कहते हैं कि वो इस तरह से H+ आयन रिलीज़ कर देगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो वो आयन जब फ्री होते हैं हम उस प्रोसेस को आयनाइजेशन बोलते हैं, और आयनाइजेशन होता है तभी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
तो एसिड्स के सॉल्यूशन में आयंस बनते हैं, तो हम इन तीनों वोल्टामीटर्स को जब सर्किट से ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है कि जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड था उसी में करंट आया। हम तीनों में एक एक बल्ब लगा देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड वाला बल्ब जलता है, बाकी दोनों बल्ब नहीं जलते। दिस शोज दैट सल्फ्यूरिक एसिड और एनी एसिड, क्योंकि वो आयनाइजेशन कर रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हाँ, एसिड्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सब एसिड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते ही हैं। तो हमारी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एसिड की हो गई, हमें एसिड्स के बारे में पता चल गया कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो H+ आयन रिलीज़ करते हैं। जितने ज़्यादा H+ आयन रिलीज़ करेंगे उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। यानी H+ आयन कंसंट्रेशन अगर मैक्सिमम है किसी एसिड सॉल्यूशन में, तो एसिड की प्रॉपर्टीज़ एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा दिखाएगा। तो इंडिकेटर्स के बारे में ये थोड़ा देख लेना। हम कह रहे थे कि यहाँ पर ये वाली चीज़ आप इग्नोर करें कि लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई, सही बात है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ये बात भी सही है। लाइकेन को लिखा हुआ है अ प्लांट ना, ये बात गलत है, बिलोंगिंग टू द डिवीज़न थैलोफाइटा, ये बात बिल्कुल गलत है। लाइकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। जो एल्गी है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ थैलोफाइटा, वो एल्गी प्लांट है जो थैलोफाइटा का पार्ट है। उसके अलावा व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक द कलर इज पर्पल, यानी न्यूट्रल कलर इज पर्पल। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium which indicate the presence of acid or base in a solution. इनको हम acid base indicators और sometimes simply indicators कहते हैं। In text question देखें, you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? ध्यान रखें, litmus papers can be used again and again. यानी litmus paper को आपके पास में एक ही है और आपको एसिड, बेस और डिस्टिल्ड वाटर तीनों को आइडेंटिफाई करना है। तो आपने डिप किया तीनों में से किसी में भी, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में हो जाता है तब तो बेस अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब ब्लू हो गया है, बाकी बचे हुए दोनों में डिप करो, जिसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा वो डिस्टिल्ड वाटर है, जिसमें ये ब्लू वापस रेड में कन्वर्ट हो जाता है वो एसिड है। ठीक है, आपको रेड लिटमस दे करके और आपको कहा गया कि एसिड, बेसिस और डिस्टिल्ड वाटर कंपेयर करो, इनमें से कौन एसिड है पता लगाओ। तो आपने एक से ही पता लगा लेना है क्योंकि वो ख़राब नहीं होता। जब आप उसको एसिड में, समझो पहले एसिड में डालते आप या एसिड का एक ड्रॉप उस पर डालते तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता क्योंकि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें कन्फ्यूज़न रहता है डिस्टिल्ड वाटर में भी नहीं हो रहा है, तो डिस्टिल्ड वाटर और एसिड में से हमें पता चल गया कि डिस्टिल्ड वाटर और एसिड जो है उनमें से कोई भी बेस नहीं है, वो दोनों अलग हो गए, जो बचा हुआ है वो बेस है। हाँ, और फिर हम उस बेस में डिप करके इसको ब्लू कर लेते हैं और फिर ब्लू लिटमस को दोनों में डिप करेंगे तो एसिड में ही उसका कलर चेंज होगा, तो एसिड विल गेट आइडेंटिफाइड। लैब में इनकी रिएक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले जनरल बातें। What do all acids have in common? They have H+ ions in their solution. ये वाला एक्सपेरिमेंट जो हमने देखा था कैल्शियम क्लोराइड वाला, जिसमें वो डिलीवरी ट्यूब से निकलती हुई हाइड्रोजन क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हुआ, सोडियम सल्फेट और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हमको मिलता है। ठीक है, तो HCl गैस जो निकला उसको ड्राई करके जब हमने बाहर लिया इसमें से निकाल करके, तो उसने ड्राई लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं डाला।
ठीक है, हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, हाइड्रोनियम आयन से रिलेटेड कंसेप्ट की बात देख लो। Hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. The separation of H plus ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water. तो water के साथ आने पर ही ये होगा। Hydrogen ions cannot exist alone, but they exist after combining with water molecules like this. Thus hydrogen ions must always be shown as H plus AQ यानी aqueous, और hydronium ion that is H3O plus. We have seen that acids give hydronium ions or H plus ions in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. Base के बारे में अलग से बात करेंगे। And then the general properties of acids. यहाँ पे एक बात आती है एसिड्स का डाइल्यूशन। हाँ, किस तरह से एसिड को डाइल्यूट किया जाए। डाइल्यूशन का मतलब उसमें पानी मिलाना। व्हेन एसिड्स इज डाइल्यूटेड इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी एंड इन वेरियस एक्टिविटीज़। लेकिन एसिड्स क्योंकि करोजिव हैं और एसिड्स और वाटर जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से अगर हम एसिड में वाटर डाल दें तो बहुत सारा एसिड हमारे ऊपर स्प्लैश होकर के गिर सकता है और हमें चोट लग सकती है। तो एसिड्स आर डाइल्यूटेड बाय ड्रॉपिंग एसिड्स इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल कंटिन्यूस स्टिरिंग। वाटर को लगातार स्टिर करते रहें, हिलाते रहें और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ही एसिड डालें, यानी कम क्वांटिटी में एसिड डालें। जब कम क्वांटिटी में एसिड डाला जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाला जाता है, तो उसका जो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और इस तरह से स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल करके एसिड को डाइल्यूट किया जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। ठीक है, एक बात इनकी स्ट्रेंथ को लेके भी कर लो कि हाउ strong the acids are or how weak the acids are. Some acids are strong acids. Strong acid कौन है? Strong acid वो है जिसके सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो। अब ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी क्यों? जब एसिड रेडिली डिसोसिएट हो जाएगा अपने जिस नॉन मेटल के साथ में एक H प्लस आयन जुड़ा हुआ है या किसी जो उसकी एसिड की जो भी कंपोजिशन है उसमें से H प्लस आयन अलग होने हैं। ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही ज़्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में होंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, दे गेट डिसोसिएटेड और आयनाइज्ड क्विकली। हाँ, वो बहुत जल्दी से आयोनाइज्ड हो जाते हैं और जब वो आयनाइज्ड हो जाते हैं तो फिर H प्लस आयंस फटाफट H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना करके अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ शो करना शुरू कर देता है। तो एसिड्स का जो डाइल्यूशन है वो कैसे करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एसिड्स का डाइल्यूशन करते समय जब एसिड आयनाइज होता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, इसलिए कभी भी एसिड में वाटर ना डालें क्योंकि उसमें वाटर की क्वांटिटी इतनी कम है कि जो बहुत सारी हीट निकलेगी दैट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। एसिड्स अपने आप एनर्जी को हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आज हमने टू इनिशिएट द रिविज़न ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की। इसमें इंडिकेटर्स की बात भी हो गई और एसिड्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात भी हो गई। ठीक है, अब इन नेक्स्ट क्लास हम इसी को आगे बढ़ेंगे, इसी में एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर को पूरा पढ़ लो, आप फिर से देख लो कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। ठीक है, बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।